काल में मगध साम्राज्य का विभाजन। तो मौर्य काल में मगध साम्राज्य, ठीक है, मौर्य काल में मगध साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। किन में विभाजित था? प्रांतों में विभाजित था। और प्रांतों को चक्र कहा जाता था, जिसकी मैं आगे व्याख्या कराने वाला हूं। ठीक है प्रमोद जी, सर जी, हाँ जी, सभी को राम राम, गुड आफ्टरनून, आशिष जी, अंजू जी। तो मौर्य काल में जो मगध साम्राज्य था उसे प्रांतों में विभाजित किया हुआ था। ठीक है, किनमें? प्रांतों में विभाजित किया हुआ था और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। एक बात। अब प्रांत तो मैंने आपको कल बताया था, जैसे मैं आपकी यही रूपरेखा इसकी बता दूं तो 3 तरह के प्रश्न होते हैं जो मैंने कल आपको बताए थे कि चंद्र गुप्त, क्योंकि अब हम प्रांतीय प्रशासन पढ़ रहे हैं। प्रांत का मतलब एक तरह का राजस्थान, जैसे यूपी प्रांत है, बिहार प्रांत है, राजस्थान प्रांत है, उसी की रूपरेखा में आपको सबको बता रहा हूँ, 0 लेवल से जो कल रिवाइज करते हुए और आपको बड़ी इकाई से लेकर के छोटी इकाई तक। तो मौर्य काल में मगध साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय कुल प्रांतों की संख्या मैंने आपको बताई थी कल 4 थी। अशोक के समय प्रांतों की संख्या, ठीक है, अशोक मौर्य के समय प्रांतों की संख्या, अर्थात अशोक मौर्य के समय मगध साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था, जिसका उल्लेख हमें मिलता है। एक बात। दूसरी बात है, यदि पूछे मौर्य काल में कुल कितने प्रांतों का उल्लेख है, तो यदि सीधा पूछे मौर्य काल में कितने प्रांतों का उल्लेख है, तो आपको 5 ही करना है। मैंने आपको कल बताया था 1 + 4 जो नवीन प्रांत था, वो नवीन प्रांत कौन सा था? वह नवीन प्रांत कौन सा था? कलिंग था। क्या था वो? इतना मैंने आपको कल बता दिया था। तो कहने का मतलब है मौर्य काल में मगध साम्राज्य 5 प्रांतों में विभाजित था, जिसका उल्लेख हमें एक पुस्तिका इंडिका में मिलता है। और मैंने आपको बताया था इंडिका का रचयिता मेगास्थनीज था। तो मेगास्थनीज के ग्रंथ के अनुसार मगध साम्राज्य मौर्य काल में 5 प्रांतों में विभाजित था। एक बात, ठीक है, कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, मैंने आपको तीनों तरह के प्रश्न बता रखे हैं। अशोक मौर्य के समय मौर्य काल में मगध साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था, जिसका उल्लेख मिलता है 5 प्रांतों में। गलती तो नहीं कर दोगे? हेमंत जी, सोनू जी, IIT जी, प्रकाश जी, गलती नहीं करना है। पेपर में रीट में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एक बार प्रांतीय प्रशासन में से क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैं बताऊं कौन सा क्वेश्चन था, जैसे हम आ जाएंगे मैं आपको बता दूंगा। अब आगे बात करते हैं। ठीक है साहब, 5 प्रांतों में विभाजित था। अब ये 5 प्रांत कौन कौन से थे? कल पढ़ के आए होंगे, आपने वीडियो देखी होगी। तो 5 प्रांत कौन से थे बताइए? पहला प्रांत, तो मैं दोबारा आपको उन 5 प्रांतों को लिख रहा हूं, जो कल नहीं आए थे वो दोबारा एंट्री देख लेना। एक है उत्तर दिशा की ओर उत्तरापथ का प्रांत, ठीक है। दक्षिण दिशा में दक्षिणापथ, क्रम से लिख देता हूं आज, दक्षिणापथ। मध्य में मध्य प्रांत, जिसे प्राची प्रांत कहते थे, कल देख लेना उसमें लिख रखा है, मध्य प्रांत को प्राची प्रांत कहते थे। फिर है आपका चौथा पश्चिम दिशा में पश्चिमी प्रांत, जिसे कलिंग प्रांत कहते थे, कलिंग प्रांत कहते थे। फिर है आपका पूरब की ओर, जिसे, ठीक है, सॉरी यहाँ गलत हो गया, तो तो पश्चिमी प्रांत जो बात करें पूर्व की ओर, पश्चिमी प्रांत में अवंती प्रांत कहते थे। अवंती राष्ट्र के नाम से भी संबोधित करते थे, या अवंतिका
प्रांत भी कहते थे, अवंती राष्ट्र भी कहते थे, जो पश्चिम दिशा में था, और पूर्व दिशा में कलिंग प्रांत था। कलिंग प्रांत था। अब मैंने आपको बताया था कल इनकी राजनीतिक केंद्र अर्थात इनकी मैंने आपको राजधानियां बताई थी। अब इनकी राजधानी की बात करते हैं। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी बताओ। अब सभी को बताना क्योंकि यही पेपर में आया हुआ है। अब उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? ठीक है, जैसे अब उत्तरापथ की राजधानी पूछे तो उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? उत्तर दिशा की ओर तक्षशिला थी। कौन सी? तक्षशिला थी। बताइए, साथ साथ बताते जाओ, साथ साथ रिवाइज करते जाइए, क्योंकि बार बार मैं इस टॉपिक को बार बार ध्यान से पढ़ाता हूं, उसमें से क्वेश्चन बनता है, पेपर में ध्यान रखना। ठीक है, बताइए दक्षिणापथ की दक्षिण की ओर कौन सी थी? सुवर्णगिरी थी। सुवर्णगिरी थी। मध्य प्रांत जो प्राचीन प्रांत था और जिसको मुख्य राजनीतिक केंद्र था, पूरे मगध साम्राज्य की मुख्य राजधानी थी, मुख्य राजनीतिक केंद्र था, और वो कौन था? आपका पाटलिपुत्र मुख्य राजनीतिक केंद्र था। अवंती जो पश्चिमी प्रांत था, इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। ठीक है, और कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली थी, तोसाली या तोसली। इतना आपको मैंने कल बताया था, याद है कि नहीं? सबको याद है? तो मैंने आपको नवीनतम प्रांत पूछे तो कलिंग है। निम्न में से अशोक ने कौन से प्रांत को विजित किया था? कलिंग प्रांत को। ये चारों प्रांत किसके समय थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे। अशोक ने 5वां प्रांत जीता था। अब आप जानते हो, आगे थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। अब है तक्षशिला कौन से क्षेत्र में है? कौन से क्षेत्र में है? तो तक्षशिला कहां पे है? पाकिस्तान में है। नहीं दिखाई दे रहा तो मुझे बता देना, कलर चेंज कर रहा हूं। पाकिस्तान में है। ठीक है, और सुवर्णगिरी कहां पे है? सुवर्णगिरी कर्नाटक में है। ये भी आपको ध्यान रखने, इनकी छोटी छोटी बातें याद रखनी है। ठीक है मेरे मित्र, ध्यान रखना। पाटलिपुत्र कहां पे है? पाटलिपुत्र कौन से राज्य में है? बिहार में है। उज्जैन कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तोसाली कहां पे है? उड़ीसा में है। उड़ीसा। इतना तो आप जानते हैं। दूसरी बात, एक और बात, इनके नदी तट भी याद कर लेना। ठीक है, नदी तट पूछे तो आपको वो भी याद रखने हैं, विशेष करके आपको नदी तट याद रखने हैं। अब नदी तट पूछे जैसे तक्षशिला किस नदी के किनारे? कौन बताएगा? क्योंकि मैंने मौर्यकाल जब पढ़ाया था। बताइए, अब मैं आपसे पूछूंगा। बहुत आपने आराम कर लिया, प्रकाश जी, पूनम जी, पिंकी जी, आशीष जी, सोनू जी, अब सुमन जी खड़े हो जाइए। अब मुझे क्वेश्चन बताइए कि तक्षशिला किन नदियों के मध्य, किन नदियों के तट पर स्थित है? सुवर्णगिरी। मैं एक एक करके आपको क्वेश्चन पूछूंगा और आपको इनके तट बताने हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया, इतिहास में एक तो पहाड़, पर्वत और नदियां आपको याद रखनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको ऐसा पेपर में पूछा जाता है जो फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री से तैयारी कर रहे होंगे, उनमें या नदी या पर्वत जरूर पूछा जाता है। ध्यान रखना, सेकंड पेपर में सिंधु नदी के किनारे है कौन? तक्षशिला। अभी तो आपने एक नदी और है, 2 नदियां हैं। दूसरी सिंधु के अलावा कौन सी है? सिंधु के अलावा कौन सी है बताइए जल्दी, 5 सेकंड दे रहा हूं आपको। सिंधु के अलावा कौन है? सिंधु तो है ही है, ये संगम पे है, दोनों के मध्य है। सिंधु नदी और झेलम नदी, झेलम नदी के किनारे, तो झेलम नदी तट पे है, ध्यान रखना। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। तो सिंधु और झेलम नदी के तट पे क्या है और क्या है? आपको तक्षशिला है, याद रखने हैं। नदी, तालाब, आपको पहाड़ याद रखने हैं।
इतिहास में ध्यान रखना झेलम है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। महाकाल के इंडिया, विष्णु जी, पिंकी जी, तुषार जी, झेलम दोनों याद रखने, सिंधु और झेलम की नदी के मध्य तक्षशिला बसा हुआ है। राहुल शर्मा जी नमस्ते। सुमन जी ने आपने आंसर सही दिया। आगे बात करते हैं सुवर्णगिरी की। अब सुवर्णगिरी किस नदी के किनारे है बताइए? हाँ जी, सुवर्णगिरी किस नदी के किनारे है बताइए, कौन बताएगा? सुवर्णगिरी की मैं आपको पूछ रहा हूं, सुवर्णगिरी अब सुवर्णगिरी किस नदी के किनारे है? शीघ्र से शीघ्र बताइए, कौन बताएगा? देखते हैं पहले कौन बताता है। मैंने आपको बताया हुआ है कावेरी नदी। संतोष शर्मा जी ने सबसे पहले बताया, संतोष जी को बहुत बहुत बधाई, तालियां बजाइए। रश्मि सोलंकी जी, नर्मदा, नर्मदा नहीं है, रश्मि जी, ठीक है। सुवर्णगिरी आपको कावेरी नदी के किनारे है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, कावेरी नदी के किनारे है। क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछे मैं ये नदी क्यों बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है मौर्य साम्राज्य किन नदी दक्षिण में किस नदी के किनारे तक सीमित था या किस नदी तक विस्तार था, तो आपको 4 नदी देगा। आपको कावेरी नदी करना है। अंजलि जी, अंजलि जी, हेमंत जी, शोभना जी, कावेरी नदी तक दक्षिण भारत में मुगल मौर्य साम्राज्य का विस्तार था। अब आ जाओ पाटलिपुत्र, बताइए। जो हर्यक वंश के राजा उदयन ने पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं, वो बसाया था। हर्यक वंश के राजा उदयन ने बसाया था। किन नदियों के किनारे बसाया था बताइए? वर्तमान में पटना, जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं, वर्तमान में किन नदियों के तट पर स्थित है बताइए? लालू जी का गांव, लालू जी भैंस चरा में पानी, और इस नदी में, इन नदियों में अपनी भैंसों को धोते हैं, भैंसों को नहलाते हैं। गंगा एक और है, 2 नदियों के तट पर है, 2 नदियों के संगम पर है। पाटलिपुत्र, गंगा और दूसरी सोन। रश्मि जी दूसरी है सोन, बहुत बढ़िया। अंजलि ने बताया, अंजू जी ने बताया गंगा और सोन नदी के तट पे है। गंगा और सोन नदी के तट पर हर्यक वंश के राजा उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया था, जिसका प्राचीन नाम कुसुमपुरा था, जिसमें आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। जो गुप्तकालीन आर्यभट्ट थे उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और गंगा सोन नदी के तट पे पाटलिपुत्र बसा हुआ है, जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं वर्तमान में? पटना कहते हैं, ठीक है। जो बिहार राज्य की समय राजधानी है, उस समय ये मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अब उज्जैन बताइए, उज्जैन किस नदी के किनारे है? उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है, महाकाल की नगरी उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन किस नदी के किनारे है बताइए? बताते जाओ। ज्योग्राफी में मैं आपको साथ में लेके चल रहा हूं थोड़ी सी, ये ज्योग्राफी नहीं, एक सामान्य जीके है, ठीक है। बताइए। क्षिप्रा नदी के किनारे, नत्थन सिंह ने सही बताया, ठीक है। उमेश जी ने सही बताया, क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, और इसका संबंध राजस्थान से है। राजस्थान का एक वीर योद्धा की छत्री है, कोई बताएगा? राजस्थान के वीर योद्धा जिसकी छत्री क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, वह है, बताइए। राजस्थान का महान योद्धा, राजपूत काल का महान योद्धा जिसकी छत्री क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, वो कौन था? देखते हैं कौन बताता है। क्षिप्रा नदी के किनारे पूनम जी, आशिष जी, अंजलि जी, अजीत जी, हेमंत जी, हेमंत जी जयपुर, जयपुर क्या है? बहुत बढ़िया रश्मि जी, रश्मि जी ने आंसर दिया दुर्गादास। निशा जी ने भी आंसर दिया, बाज बहादुर एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश के हैं। दुर्गादास बाज बहादुर की रानी रूपवती की भी स्मारक स्थल है। दुर्गादास की छत्री है, ध्यान रखना, राजस्थान का क्वेश्चन पूछा है। क्षिप्रा नदी के किनारे, आपको ध्यान रखना, क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख दूं, ये क्षिप्रा नदी है, इसके किनारे आपको वीर दुर्गादास, राठौरों का यूसिलस दुर्गादास, दुर्गादास की छत्री है। और मध्य प्रदेश के राजा बाज बहादुर
जिसने अकबर से आक्रमण युद्ध हुआ था, बाज बहादुर, और अकबर के कारण उसकी रानी जहर खा के मर गई थी। और क्या नाम था उसका? बाज बहादुर, रूपवती या रूपमती, ठीक है, रूपमती भी लिख देते हैं। तो रूपवती और बाज बहादुर का स्मारक स्थल है। तो ये मैंने आपको बताए। अब इस प्रकार हम यहाँ पहुंचे। ऐसे ही तोसाली बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है, बंगाल की खाड़ी। तो ये ध्यान रखना, ये है मौर्य प्रशासन का विस्तार था। तनुजी, मौर्य काल का विस्तार। भरतपुर कहाँ से आ गए? ठीक है, तनुजी क्या कहना चाहते हो? कोई विशेष बात बताएं। भरतपुर की प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरी, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया, एक बार सुन लें। मैंने आपको ये बताया मौर्यकाल प्रांतीय प्रशासन कुल 5 प्रांत थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 थे, अशोक मौर्य के समय 5 थे, मौर्य काल में 5 थे। इसका उल्लेख इंडिका पुस्तक में मिलता है। इंडिका का रचयिता मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत था, राज दरबारी था, उसके दरबार में रहता था। इसके बाद आपको 5 प्रांत कौन से हैं? मौर्य काल में 5 प्रांतों के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है। तो ये 5 प्रांत हैं: उत्तरापथ, दक्षिणापथ, प्राची प्रांत, अवंती प्रांत, कलिंग प्रांत। इनकी आपको राजधानी याद करनी है, इतना हमने पढ़ा। स्क्रीन शॉट लेना है। सुमन जी लीजिए, पहले यहाँ से आप फटाफट लें, लीजिए स्क्रीन शॉट यहाँ तक, ठीक है, पहले यहाँ तक ले लें। 1915 से 61 में अकबर का पहला विजय अभियान। रश्मि जी बहुत बढ़िया, अकबर ने पहला आक्रमण। स्क्रीनशॉट जब तक ले, जब तक मैं आपको, रश्मि जी कह रही है बहुत अच्छा आंसर दिया। अकबर का पहला विजय अभियान 1561 में मालवा, 1561 में मालवा विजय अभियान था। अकबर का पहला विजय अभियान, अकबर का पहला विजय अभियान। सुमन जी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बात करते हैं, यहाँ से भी आप, ये 5 प्रांत हैं, इनका भी आप ले लें, ठीक है। तो ये अकबर का पहला विजय अभियान। अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन बताएगा? अकबर का अंतिम विजय अभियान, चलो कौन देखते हैं कौन बताता है। अकबर का पहला विजय अभियान तो हो गया मालवा विजय अभियान 1561 में, बाज बहादुर के समय, ठीक है। अकबर का अंतिम विजय अभियान, ठीक है, ले लिया। अब बात करते हैं आगे। अब मैं आपको बता रहा हूं, इसमें पढ़ रहे थे मौर्य प्रशासन, लेकिन आपको एक नोट लिख लेना नीचे। ये क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन आ जाए, मौर्य काल में कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नहीं था, अर्थात मौर्य साम्राज्य से बाहर था। निम्न में से कौन सा प्रांत, कौन सा देश, ठीक है। रश्मि सोलंकी, खानदेश नहीं, खानदेश तो दक्षिण भारत का पहला विजय अभियान है। अकबर ने दक्षिण भारत में सबसे पहले खानदेश पर पहला आक्रमण किया, ठीक है, हाँ, ठीक है। मैं असीरगढ़, बहुत बढ़िया, 1601 में निशा शर्मा जी ने आंसर दिया, असीरगढ़ था 1601 में। असीरगढ़ अंतिम विजय अभियान था, अकबर का अंतिम विजय अभियान असीरगढ़ था। तो मैं कह रहा था एक ऐसा साम्राज्य आपसे ऑप्शन में देगा जो मौर्य साम्राज्य से बाहर था, तो आप उसका नाम याद रख लेना। उसका नाम क्या था? उसका नाम था असम। क्या नाम था? जिसे उस काल में, प्राचीन काल में कामरूप कहते थे। क्या कहते थे? कामरूप साम्राज्य, अर्थात असम प्रांत जो स्वतंत्र था, जिस पर मौर्य साम्राज्य के राजाओं ने अधिकार नहीं किया। उत्तर भारत पूरा मौर्य साम्राज्य में था, लेकिन उत्तर भारत का मात्र कौन सा क्षेत्र, असम, मौर्य साम्राज्य से बाहर था। इसको आप याद कर लेना, असम, ठीक है। नथन जी, निशा जी, धनदेश, हाँ जी, असीरगढ़ को धनदेश कहा जाता है, ठीक है। सर्वाधिक विजय हासिल हुई थी और धन, अत्यधिक धन दिया था, जो अकबर की बात चल रही थी। अब बात करते हैं मौर्य काल की, फिर अकबर की बात करेंगे। तो ये तो आपका हो गया आगे। अब बात करते हैं आगे। अब कहते हैं मौर्य काल में मौर्य वंश के राजाओं ने, ठीक है, मौर्य वंश के राजाओं ने मौर्य साम्राज्य को, अब देखिए, मौर्य लिख ले लेना, मौर्य साम्राज्य को विभाजित किया। तो मौर्य साम्राज्य को सबसे पहले किस में विभाजित किया?
तो सबसे पहले विभाजित किया प्रांतों में, फिर प्रांतों के बाद फिर किस में विभाजित किया, मंडलों में, ठीक है। मंडल के बाद फिर छोटे छोटे जनपद बनाए, जनपदों में, फिर ऐसे करके अनेक थे और अंत में आपको अन्य और इकाइयाँ थी, लेकिन आपको 4 इकाई याद कर लेना। प्रांतों को मंडलों में, मंडलों को जनपद में, और जनपद के बाद छोटे छोटे बाद में लास्ट में गांव में, गांव में विभाजित किया। अब इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हाँ, सोने की चाबी कहते हैं अश्लील के विजय अभियान को, निशा शर्मा जी। तो मौर्य साम्राज्य को पेपर में आ जाए, मौर्य साम्राज्य को किस में बांटा था, प्रांतों में, प्रांतों किस में बांटा था, मंडलों में, मंडलों किस में बांटा था, जनपद में, जनपद को गांव में, ठीक है। अब हम यहाँ बात कर रहे थे, इसकी बात चल रही थी हमारी, ठीक है, इसकी बात चल रही थी। अब बताइए, अब क्वेश्चन आ जाए, मौर्य काल में प्रांत को क्या कहते थे, मौर्य काल में प्रांत को क्या कहते थे, मंडल को क्या कहते थे, जनपद को क्या कहते थे, गांव को क्या कहते थे। अब ये आपको निशा जी, ठीक है, यहाँ जाएं। अब आपको सीधा प्रश्न पूछेगा, मौर्य साम्राज्य में प्रांत को क्या कहा जाता था। रश्मि जी बताइए। हाँ रश्मि जी, आपके आंसर सही है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में प्रांत को क्या कहते थे, अब कौन बताएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रांत को क्या कहते थे, चक्र कहते थे। दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, देख लेना। क्या कहते थे, चक्र कहते थे। सभी ने आंसर दिया, क्या कहते थे, चक्र कहते थे, ठीक है। अब आपको आगे की बात करें, अब मंडल को क्या कहते थे, क्या कहते थे, चक्र दिखाई दे रहा है, मुझे बताएं। हाँ, गांव का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। आकाश कुमार जी बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मैं थोड़ा गहरा ले लेता हूं, आपको शायद स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो प्रांत को क्या कहते थे, चक्र कहते थे। अब आजा, मंडल को क्या कहते थे, आहार कहते थे या विषय कहते थे, ये ध्यान रखना। तो प्रांतों को किस में विभाजित किया था, आहार या विषय, अर्थात मंडल को, जैसे आजकल के भरतपुर मंडल होता है, मंडल होते हैं, अनेक जिलों का समूह मंडल कहलाता है, जिसे संभाग बोलते हैं वर्तमान में आजकल। तो आहार विरय, फिर आपका जनपद जो जिले के रूप में था, जनपद को क्या कहते थे, तो जनपद का क्वेश्चन आ जाए, स्थानिक कहते थे। वो एक जिले, एक तरह के जिले के रूप में होता था, स्थानिक, ठीक है। क्या कहते थे, स्थानीय, स्थानिक नहीं, स्थानीय, स्थानिक तो अधिकारी आ जाएगा, अधिकारी स्थानिक आ जाएगा, ठीक है। ऐसे गांव को क्या कहते थे, गांव को ग्राम कहते थे। ऐसे आपको बनाना है, सीधा प्रश्न पूछेगा। दोबारा सुने, मौर्य साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभाजित किया, प्रांत को चक्र कहते थे, प्रांतों को मंडलों में विभाजित किया, जिसे आहार या विषय कहते थे, आहार या विषय कहते थे। मंडलों को जनपद में विभक्त किया, जिसे मौर्य काल में स्थानीय कहते थे। और फिर लास्ट में मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई थी, उससे हम क्या कहते थे, ग्राम कहते थे। स्थानिक अधिकारी आएगा, ठीक है, तो ग्राम कहते थे। अब इनके मुखिया पूछेगा, अब पेपर में ज्यादा क्या पूछेगा, अब इनके मुखिया पूछेगा, इनके मुखिया आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके मुखिया की ओर चलते हैं। इनके मुखिया क्या कहलाएंगे, इसका मुखिया बिल्कुल ऐसे ही आपको याद करते जाना है, इन्हीं में से प्रश्न पूछेगा यदि प्रशासनिक व्यवस्था पूछे। अब क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछ सकता है कि चक्र का मुखिया, मौर्य साम्राज्य में प्रांत का मुखिया क्या कहलाता था। 4-5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ग्राम छोटी इकाई थी। अंजू जी बहुत बढ़िया, बताइए प्रांत का मुखिया अर्थात चक्र का मुखिया क्या कहलाता था, बताइए। कुमार या आर्यपुत्र, निशा जी ने आंसर दिया, प्रकाश जी ने आंसर दिया, तनु जी ने आंसर दिया, ठीक है। कुमार, ठीक है, कुमार ऑप्शन में ना हो तो आर्यपुत्र होगा, दोनों हो तो आपको कुमार आंसर करना है। आर्यपुत्र इनका अधिकारी था, ठीक है। तो विशेष रूप से क्या है इसमें, कुमार, दोनों में दे देता हूं, वैसे तो एक ही देगा।
जो विशेष रूप से कौन होते थे, राजा के पुत्र राजवंशीय होते थे, राजा के पुत्र अर्थात राजवंशीय। लेकिन ध्यान रखना कभी कभी राजा के अलावा अन्यों को भी कुमार बना दिया जाता था, प्रशासक बना दिया जाता था प्रांतों का, जिसका एक उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य के समय मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत, जिसे काठियावाड़ प्रांत भी कहते हैं, पुष्यगुप्त वैश्य को बनाया था। पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, किसके कहने पर, चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर, जिसका उल्लेख, रिया जी नमस्ते, जिसका उल्लेख, ठीक है, महाकाल के लाले जी आई एम कमिंग, ठीक है, हाँ जी। तो मैंने आपको कहा, तो इस प्रकार ध्यान रखना, मौर्य काल में प्रांत को चक्र कहते थे, जिसका मुखिया कुमार कहलाता था, जो राजवंशीय राजा का पुत्र होता था। लेकिन कभी कभी अन्य व्यक्तियों को भी प्रशासक के रूप में प्रांत का प्रशासक बना देते थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है, पुष्यगुप्त वैश्य को काठियावाड़ या सौराष्ट्र प्रांत का, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, इसका उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में है, जिसे भारत का पहला संस्कृत और सबसे बड़ा संस्कृत अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी, जूनागढ़। आकाश जी बहुत बढ़िया आंसर है आपका, याद होता चल रहा है, मुझे आशा है आपको साथ साथ सब याद होंगे। इसलिए मैं पिंकी जी रिवाइज के रूप में आपको बता देता हूं। विजय जी जूनागढ़ अभिलेख है। आगे बात करते हैं आहार। अब हम बात करते हैं आहार की। अब आ जाए मौर्य साम्राज्य में मंडल का मुखिया क्या कहलाता था, मौर्य साम्राज्य में आहार का मुखिया क्या कहलाता था, मौर्य साम्राज्य में विषय का मुखिया क्या कहलाता था। अब ये आपको प्रश्न पूछेगा तो ध्यान रखना, इसे क्या कहते थे, विषयपति कहते थे। क्या कहते थे, विषयपति कहते थे। ठीक है, विषयपति कहते थे, इतना ध्यान रखना, बस इससे ज्यादा कुछ याद नहीं करना। आगे आ जाए, अब है स्थानिक का प्रशासनिक अधिकारी, जनपद का प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता था। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको क्या करना है, स्थानीय का स्थानिक, जो मैंने शुरू में लिखा था स्थानिक, ऐसे याद करना। तो मौर्य साम्राज्य में जनपद अर्थात स्थानीय का मुखिया स्थानिक कहलाता था। क्या कहलाता था, स्थानिक कहलाता था। जो किसके अधीन होता था, ये आपको ध्यान रखना है। जो स्थानिक प्रशासनिक अधिकारी होता था वो किसके अधीन होता था, आपको इस पे ध्यान देना है। ये किसके अधीन होता था, ये समाहर्ता के अधीन होता था। पूरे आने के चांस हैं, समाहर्ता को पूछने के पूरे चांस हैं। समाहर्ता क्या था, अब समाहर्ता क्या है, सेंट्रल नौकरी, केंद्रीय अधिकारी था, केंद्रीय प्रशासन में आता था। वह मैंने वहां नहीं लिखाया क्योंकि मैं आपको यहां लिखाऊंगा। जो स्थानिक अधिकारी, जो जिले का एक अधिकारी होता था, ये समाहर्ता के अधीन होता था। अब समाहर्ता कौन है, तो समाहर्ता कौन है, समाहर्ता किसे कहते हैं, केंद्र सरकार में, जैसे मोदी की सरकार में, ऐसे मौर्य काल की सरकार में। हाँ, गोपा भी बताते हैं। तो समाहर्ता किसे कहते थे, तो समाहर्ता किसे कहते हैं, वर्तमान का वित्त मंत्री। वर्तमान की तुलना किससे कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ, ठीक है, यहां मैं आपको समाहर्ता बता रहा हूं। ठीक है, अब समाहर्ता किसे कहते थे, वर्तमान का वित्त मंत्री, वित्त मंत्री के समान था। केंद्रीय वित्त मंत्री था, जो मान लो केंद्रीय प्रशासन में केंद्रीय वित्त मंत्री के समान था। ये क्या करता था, ये आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। आय व्यय और राजस्व प्रधान, राजस्व के आंकड़े, तो राजस्व वसूलता था। केंद्रीय वित्त मंत्री के समान था, टैक्स लेता था। वित्त मंत्री था उस जमाने का, बजट पेश करता था, अर्थात राजा के सामने बजट रखता था। ठीक है, बजट का निर्माण यही करता था। तो ये इसके अधीन कौन होता था, इसी के अधीन कौन है, स्थानिक। इसका मतलब है जिले का भू राजस्व प्रधान कौन है, तो जिले का स्थानिक इसमें इनकम टैक्स इकट्ठा कर रहा है और ये समाहर्ता को दे रहा है। ठीक है, समाहर्ता, तो समाहर्ता के अधीन कौन हो गया, ठीक है, समाहर्ता के अधीन हो गया, स्थानिक हो गया। इसके अधीन एक और होता था, मैं आपको यही बता दूं, इसके अधीन एक और, एक तो कौन हो गया, स्थानिक हो गया, और एक प्रतिष्ठी या प्रतिष्ठी, जिसे प्रादेशिक भी बोलते हैं। प्रतिष्ठा अलग है, प्रादेशिक
प्रदेष्टा अलग है, ध्यान रखना ये प्रदेष्टि है, तो जिसे प्रादेशिक या प्रदेष्टि भी कहते हैं। जो मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। कहने का मतलब है जो स्थानिक था अपना कर समाहर्ता को जमा करता था, और जो मंडल का अधिकारी होता था, जो प्रादेशिक सबसे बड़ा अधिकारी होता था, एक तरह का संभागीय आयुक्त होता था प्रादेशिक, ये भी अपना कर किसको जमा कराता था? समाहर्ता। और समाहर्ता किसको देता? मौर्य साम्राज्य के सम्राट को। ऐसे था, सबसे पहले ये अपने अपने कर इसको जमा कराते, ये अपने राजा को जमा करा देता, आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। तो ध्यान रखना, प्रदेश थी और स्थानिक किसके अधीन थे? समाहर्ता के। समाहर्ता कौन था? केंद्रीय प्रशासन में एक केंद्रीय वित्त मंत्री था, जो आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, राजा को बजट पेश करता था। ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। दूसरा है, एक और है, अब ये तो हो गया। अब स्थानिक क्या था? ये किसका अधिकारी था? ये आपके जो नीचे अधिकारी हैं, गांव गोप आएगा भी बताएंगे। और ये स्थानिक था, और इसके नीचे दो अधिकारी होते थे, गोप। अब बताएंगे गोप क्या होता है, ठीक है। गोप और गांव का मुखिया अर्थात ग्राम अधिकारी, गांव के जो अधिकारी होते थे, और 10 गांवों के ऊपर एक गोप होता था, वो इसके अधीन होता था। अर्थात गोप या ग्राम के जो अधिकारी ग्रामिक होते थे, वो किससे सलाह लेते थे? स्थानिक थे। अर्थात स्थानिक इनका अधिकारी होता था, उच्च अधिकारी होता था। तो गोप और गांव के अधिकारी किसके अधीन थे? स्थानिक। स्थानिक किसके अधीन था? समाहर्ता। समाहर्ता किसके अधीन था? सम्राट। हो गया ना? हो गया, हाँ जी। दोबारा सुने, गोप ग्राम के अधिकारी अर्थात गांव का सरपंच, गांव का मुखिया, या गोप जो 10 गांव के ऊपर एक अधिकारी होता था, वो किसके अधीन होता था? स्थानिक। अर्थात ये कर इसको जमा कराते थे, और ये कर किसको जमा कराता था? समाहर्ता। तो स्थानिक किसके अधीन था? समाहर्ता के। और समाहर्ता किसके अधीन था? सम्राट के। तो ऐसे करके सर शादी टैक्स लेने वाला, हाँ जी। तो ध्यान रखना, ये टैक्स लेते थे, टैक्स लेने वाले थे। तो आपको ध्यान रखने हैं, 10th क्लास में दे रखे हैं, वहाँ आपको वैसे लिख रखा है, यहाँ मैंने आपको डायग्राम से पूरा समझा दिया कौन किसके अधीन था, ठीक है। तो आपको ऐसे स्क्रीनशॉट लेना है, ये भी एक बात। अभी इसमें थोड़ा सा और समझा दूं, अब आपको बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे और विस्तार से समझाते हैं, फिर आपको स्क्रीनशॉट की मैं कह दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा और समझ लो। जैसे प्रांत की बात आ जाए, अब सबसे छोटी इकाई और सबसे बड़ी इकाई की बात आ जाए, तो मौर्य काल में मौर्य प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई और सबसे छोटी इकाई की बात पूछी जाए, ठीक है। तो मौर्य काल में सबसे बड़ी इकाई, तो मौर्य, यहां लिख लेना, मौर्य प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? यह सीधा प्रश्न बनेगा। सीधा प्रश्न है, मौर्य प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? तो मौर्य प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? चक्र अर्थात प्रांत था, और जिसका मुखिया कुमार कहलाता था। ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि मौर्य काल की मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? अब देखो, तो मौर्य काल की, ठीक है, अर्थात मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो आपको क्या करना है? गांव करना है। तो चक्र तो हो गई सबसे बड़ी, ठीक है, चक्र क्या हो गई? सबसे बड़ी हो गई। और सबसे छोटी क्या हो गई? ग्राम हो गई। दूसरा, मौर्य, जैसे क्वेश्चन आ जाए, मौर्य प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई का प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता था? मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई का प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता था? तो आपको कुमार करना है। अब मौर्य काल की सबसे छोटी इकाई क्या? ग्राम है। अब गांव का अधिकारी मैंने नहीं बताया आपको, ठीक है। गांव का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक। ये रह गया आपका, तो यहां लिख लेना ग्रामिक, ठीक है, दिख रहा है ग्रामिक। अब क्वेश्चन आ जाए
कि मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया क्या कहलाता था। अब आपको ग्रामिक करना है या ग्रामिक करना है, एक ये ग्रामिक करना है या गोप करना है, यहां ध्यान रखना। मैं आपको बता दूं, यदि क्वेश्चन आ जाए मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, तो आप गांव करना, ग्राम करना। लेकिन मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया पूछे, प्रशासनिक अधिकारी पूछे, ठीक है, क्या पूछे, प्रशासनिक अधिकारी पूछे, तो आपको ग्रामिक नहीं करना है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाता है, तो आपको पेपर में ग्रामिक भी आएगा, लेकिन ग्रामिक नहीं करना है। बताऊंगा क्यों, पहले तो क्या करना है और क्यों नहीं करना है। तो ये मैं दोनों क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। तो आपको इसका जो आंसर देना है, तो मेरे मित्रों इसका जो आंसर देना है वो आपको गोप देना है। अब क्यों देना है सब गोप, सरपंच साहब क्यों ना है, ये तो सरपंच साहब है हमारे बाजमाने के। मौर्य काल में सरपंच ग्रामिक है, ये प्रधान है वर्तमान को जो मान लो गोप। अब गोप क्या था कि 10 गांव, ये तो एक गांव के ऊपर है, ये 10 गांव के ऊपर, तो 10 ग्राम का समूह, 10 ग्राम के समूह के ऊपर एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था जिसे गोप कहते थे। अब प्रशासनिक अधिकारी ये क्यों ना है, क्योंकि राजा इसे पेमेंट नहीं देता था, अर्थात ये राजनीतिक में नहीं था, ये नौकरी में नहीं था, इसे कोई वेतन नहीं मिलता था, ये अवेतनिक था। अब अवेतनिक का मतलब है सरकार में जाके नौकरी ना है, हम तो प्रशासनिक अधिकारी की बात कर रहे हैं, नौकर है, ये अवेतनिक पद था। मौर्य काल में इसको वेतन नहीं मिलता था, इसका मतलब ये प्रशासनिक अधिकारी नहीं था। प्रशासनिक अधिकारी कौन होगा, जो नौकरी होगी। भाई प्रशासनिक अधिकारी महाकाल के लाले जी, लाइक एंड शेयर कर दो भाई सभी, सर जी कह रहे हैं, ठीक है। कपिल जी गोप कौन है अभी बता रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, सरपंच साहब को बाजमाने का जो सरपंच ग्रामिक था उसको पेमेंट नहीं मिलता था, अर्थात उसको नौकरी नहीं थी, उसको कोई नौकरी नहीं थी। नौकरी किसको दी जाती थी, ये था सरकारी। इसलिए जब सरकारी अधिकारी ये नहीं है तो प्रशासनिक अधिकारी छोटा कौन माना जाएगा, गोप माना जाएगा। गोप क्या होता था, जैसे एक गांव के ऊपर ग्रामिक और 10 गांवन के ऊपर एक और अधिकारी लगाया जाता था जिसे वेतन दिया जाता था, इसलिए प्रशासनिक अधिकारी कौन माना जाएगा, आपका गोप माना जाएगा। बस इतना ध्यान रख लेना। अब गोप कौन है, मैंने अभी बताया 10 गांव, एक एक गांव, जैसे एक गांव के ग्रामिक, अर्थात 10 सरपंचों के ऊपर एक और 10 सरपंचों के ऊपर एक प्रशासनिक अधिकारी जिसे गोप कहते हैं। कपिल जी आगे समझ में, तो ये ध्यान रखना, आपको घुमा सकता है, प्रशासनिक इकाई पूछे तो गांव ही होगी, ठीक है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सबसे छोटा पूछे तो गोप माना जाएगा। जो 10 गांव के ऊपर एक प्रशासनिक अधिकारी बनाया जाता था, और कहते गांव में जन्म मृत्यु का पंजीकरण की रूपरेखा भी ये भी तैयार करता था। कमेटी आएंगे अभी। ये तो हो गया आपका प्रशासनिक व्यवस्था। अब आप यहाँ स्क्रीन शॉट ले सकते हो। एक चीज और ध्यान रखना, मौर्य काल में जो महामात्य हुआ करता था, धार्मिक अधिकारी हुआ करता था, महामात्य हुआ करता था, वो भी किसके अधीन होता था, वो चक्र के अधीन। अर्थात इसी के अंतर्गत आपके महामात्य धार्मिक जो व्यक्ति होते थे, मंत्री होते थे, वो प्रांत के अंतर्गत आते थे। तो इसी में आपको आ जाए महामात्य, धर्मामात्य, ठीक है, और धर्म महामात्य आ जाए तो आपके ये अधिकारी किसके अधीन होते थे, इनकी पोस्टिंग कहाँ होती थी, प्रांतों में होती थी। ये प्रांतीय अधिकारी था। ये कौन सा अधिकारी थे, धर्मामात्य प्रांतीय अधिकारी था। जाना मंत्री जो प्रांतीय अधिकारी थे। उप सरपंच जैसे कह सकते हैं अपनी तुलना के प्रधान के रूप में है, प्रधान के रूप में कह सकते हैं इसे। गोप एक तरह के बाजमाने का एक प्रधान था, ठीक है। तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट अब ले लो, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यही पूछ लेगा जो कुछ पूछना है, ठीक है। आगे बात करें, अभी मौर्य प्रशासन मात्र थोड़ा सा 5 मिनट और रुक लें, कोई बात नहीं, आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, इसी जनपद में
तीन तरह के अधिकारी और आपको याद करने हैं, जो मैंने वैसे बता दिए हैं। मौर्य प्रशासन में तीन तरह के अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। एक मिलता है प्रादेशिक। मैं आपसे पूछूंगा 5 मिनट रुके रहें, क्योंकि क्लास 15 मिनट लेट चली, क्योंकि टॉपिक आप 5 मिनट का रह गया, पूरा हो जाएगा। प्रादेशिक, राज्यों को या राज्यों को, और युक्त, युक्त या युक्त। मैंने आपको बता रखे हैं इन तीन पदाधिकारियों का उल्लेख अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है? अशोक के कौन से शिलालेख में? आपके तीसरे शिलालेख में मिलता है। तीसरे शिलालेख में मिलता है। और अशोक ने क्या आदेश दिया था? प्रति 5वें वर्ष, प्रति 5वें वर्ष आप कहां जाओगे? यात्रा करोगे, राज्य की यात्रा करोगे, राज्य के, ठीक है, जनता की सुनोगे। प्रादेशिक क्या होता था? वर्तमान में संभागीय आयुक्त एकला मंडल का अधिकारी हुआ करता था और वहां इन करों से इकट्ठा करता था। राज्य क्या होता था? जिले का एक मुख्य न्यायाधीश होता था। युक्त क्या होता था? कोषागार। युक्त क्या है? कोषागार मैंने बताया। राज्य के एक मुख्य न्यायाधीश के रूप पर जिले का एक मुख्य न्यायाधीश होता था और ये मंडल का प्रशासनिक अधिकारी संभागीय आयुक्त की तरह मंडल अधिकारी हुआ करता था। तो ये भी तीनों प्रांत से संबंध रखते हैं, ठीक है, प्रांत से संबंध रखते हैं। दो और आपको याद करने हैं और ये टॉपिक आपको खत्म। लेकिन यूनानी ग्रंथों में इनके अलावा दो और अधिकारी हैं। दो अधिकारी ध्यान से सुन लेना। तो यूनानी ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक है, तो यूनानी ग्रंथों के अनुसार अन्य कुछ अधिकारियों का उल्लेख है, कर्मचारियों का। तो दो मुख्य कर्मचारी मैं आपको बता रहा हूं। एक है एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई और अरिस्टोनोमोई। एक है एरिस्टोनोमोई। ये यूनानी ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि मौर्य काल में दो अन्य तरह के कर्मचारी थे, तीन मुख्य, जिनमें से दो मुख्य हैं एग्रोनोमोई, एरिस्टोनोमोई। एग्रोनोमोई क्या होता था? ये सड़क अधिकारी होता था, सड़क बनवाता था, सड़क निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी। एक तरह का वर्तमान में कलेक्टर के रूप पर होता था, जिलाधीश की तरह होता था। ये जिलाधीश था बाद जमाने का, जो मान लो। इससे जिलाधीश की तुलना की गई है जो जिले में सड़क का निर्माण करवाता था। एरिस्टोनोमोई क्या होता था? ये नगर का कमिश्नर होता था। जो कमिश्नर प्रणाली है जयपुर जोधपुर में, ये कमिश्नर था बाद जमाने का, नगर का कमिश्नर। तो मात्र 5 मिनट रुके रहें तो पूरा टॉपिक हो जाएगा। तो नगर का कमिश्नर होता था। अपीलीय न्यायाधीश, दीवानी जिसे कहते हैं, ठीक है, दीवानी न्यायाधीश होते थे। इन्हें फौजदारी वाले को क्या कहते थे? इन्हें प्रदेष्टा कहते थे, ठीक है। और ये व्यावहारिक ये है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो गया, मान लो। ये फौजदारी और दीवानी न्यायाधीश होते थे। फौजदारी लड़ाई झगड़ा, ठीक है, आपका दीवानी लड़ाई झगड़ा, फौजदारी आपके ऐसे करके लड़ाई झगड़े और संपत्ति के लिए दो अन्य अधिकारी होते थे। तो ये इसके अधीन होते थे, राजा के अधीन। ये तो प्रदेष्टा मुख्य न्यायाधीश था। केंद्र के न्यायाधीश हैं ये केंद्र के न्यायाधीश हैं। सबसे बड़ा सम्राट, उसके नीचे दो हुआ करते थे। जो फौजदारी मामले निपटारा करता था उस न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहते थे। जो दीवानी मामले निपटारा करता था उसे व्यावहारिक कहते थे। और आपके, ठीक है, एक और है, नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया था, क्योंकि आपका केंद्र सरकार प्रांतीय सरकार पूरी हो जाएगी। दो तरह के, एक है समाहर्ता, अभी बताया था मैंने, एक है सन्निदाता, सर्वाधिक पूछे जाते हैं सन्निहर्ता, ठीक है, सन्निदाता। तो समाहर्ता क्या था? वर्तमान का वित्त मंत्री, आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला। ये ध्यान रखना, ये कोषाध्यक्ष था, ये कोषाध्यक्ष था। तो मैंने आपको प्रांतीय अधिकारी बताए हैं। आज मैंने आपको प्रांतीय अधिकारी, क्योंकि मैंने आपको पूरा 15 मिनट लेट क्लास हुई थी और 1 घंटे की क्लास थी, थोड़ा सा मैंने स्पीड लिया, कोई बात नहीं। ये केंद्र के न्यायाधीश हैं, ये आपको केंद्रीय मंत्री हैं। ये भी कहाँ बैठते थे? ये भी केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है। दो इंपोर्टेंट मंत्री हैं, सबसे बड़ा मंत्री, दूसरा मंत्री, तीसरा मंत्री, चौथा मंत्री। तो ये दो मंत्री भी केंद्रीय मंत्री हैं
और जो अलग हैं आपको ऐसे करके प्रांतीय प्रशासन मैंने आपको बता दिया, और इसी प्रकार आप उसको एंट्री कर लेना। कल नगरीय प्रशासन, हाँ केंद्रीय प्रशासन के कुछ अध्यक्ष रह गए हैं, जब मैं ऑब्जेक्ट टाइप कराऊंगा तो उसकी एक सारणी वहाँ स्पष्टीकरण करा दूंगा, ठीक है।